बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो फिज़िकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं लिक्विड। तो लिक्विड में हम देखते हैं कौन सा टॉपिक, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी रेजिस्टेंस होती है फ्लूइड की दो लेयर्स के दरमियान। विस्कोसिटी को एक मिसाल से क्या करते हैं, समझते हैं। हम लेते हैं दो बॉटल्स, एक बॉटल में हम ले लेते हैं शहद और दूसरी बॉटल में हम ले लेते हैं लिक्विड। अब दोनों जो बॉटल्स हैं उन दोनों चीज़ों को हम अंडेलते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास पानी होता है वो जल्दी बह जाता है, लेकिन जो शहद होता है वो थोड़ी देर तक बहता है। तो इसकी वजह क्या होगी? विस्कोसिटी। क्योंकि जो हमारे पास पानी है उसकी विस्कोसिटी कम है और जो हमारे पास शहद है यानी उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो जिस चीज़ की ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उसकी जो बहने की कुव्वत होगी वो कम होगी। तो जिस शय की ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उसकी विस्कोसिटी भी, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी। तो विस्कोसिटी को कुछ हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ रेजिस्टेंट दैट वन पार्ट ऑफ फ्लूइड ऑफर टू फ्लो अनदर पार्ट ऑफ लिक्विड। सही कि जो एक लिक्विड दूसरी लिक्विड पर रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। चले हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि आप एक तालाब या नहर में छलांग लगाते हैं तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि जब आप पानी में जाते हैं तो गले तक आपकी पानी आ चुका है, तो आप फील करेंगे कि आपके नेक के करीब जो वाटर का फ़्लो होगा वो आपको ज़्यादा फील होगा। उससे कम नीचे नीचे जाते आपको वाटर का फ़्लो कुछ ज़्यादा फील होता रहेगा। लेकिन जब आप पाँव में जहाँ आपने टच कर रहे हैं उस सरफेस को तो क्या होगा कि वहाँ पे आपको फील होगा जैसे पानी बिल्कुल रुका हुआ है। तो जैसे जैसे लेयर्स वाटर की कम कम होती जा रही हैं तो रेजिस्ट भी, तो आपको वेलोसिटी जो होती है वो कम होती जा रही है। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस मैंने ये यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंट किया कि इस तरह हम ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ले रहे हैं, फिर कुछ लेयर्स बनाई हैं जहाँ पे V4, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी V3, फिर कम नीचे आते आते V1। सही। तो इस तरह अगर आप भी ये एग्जांपल लें तो हमें मतलब वहाँ पे जो लोअर सरफेस होगी वहाँ पे वेलोसिटी जो होगी बिल्कुल कम होगी। तो विस्कोसिटी की टू टाइप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट टाइप जो है वो लैमिनर विस्कोसिटी है और सेकंड जो है वो टर्बुलेंट विस्कोसिटी है। अब देखते हैं कि लैमिनर और टर्बुलेंट विस्कोसिटी में क्या डिफरेंस है। तो लैमिनर विस्कोसिटी कौन सी विस्कोसिटी होगी? ये वो विस्कोसिटी है कि जब फ्लूइड लेयर की फॉर्म में मूव कर रहा होगा और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैक्सिमम होंगे। सही, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। इस तरह लेयर की फॉर्म में वाटर या कोई भी फ्लूइड जो होगा मूव कर रहा होगा। तो ये विस्कोसिटी जो उस फ्लूइड के दरमियान होगी उसको हम लैमिनर विस्कोसिटी कहेंगे। और टर्बुलेंट विस्कोसिटी कौन सी होगी? जब वाटर किसी भी पैरेलल वे में फ़्लो नहीं कर रहा होगा, जो भी मतलब ऐसी फ़्लो कर रहा होगा, लेयर्स नहीं होंगी, तो उस विस्कोसिटी को हम टर्बुलेंट विस्कोसिटी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि अगर हम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लेना तो लेयर की कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे वेलोसिटी को कि V1 जो होगी वो लेस होगी V2 से और V2 लेस होगी V3 से एंड V3 लेस होगी V4 से। ये इस वाली बात को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली बात कि जो हमारे पास V1 वेलोसिटी है वो कम है V2 से, V2 V3 से और V3 V4 से कम है। या फिर हम इससे कुछ अपोजिट कर लेते हैं कि V4 ग्रेटर है V3 से और V3 ग्रेटर है V2 से और V2 ग्रेटर है V1 से। इस तरह भी कह सकते हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जब हम सपोज करें कि हमारे पास मॉलिक्यूल जो कि टच कर रहे होते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस को, ये वो वाले V1 वाले मॉलिक्यूल,
ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये जो मॉलिक्यूल हॉरिजॉन्टल सरफेस को टच कर रहे होते हैं उनकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। वो बिल्कुल मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको फील होगा कि जो लोअर सरफेस पे जो पानी, आप नहर में जाएं तो पानी बिल्कुल ऐसे लगता है आपको साकिन मालूम सा होता है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो वहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उस लिक्विड की, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट लेयर होती है वो रिटार्डेड इन्फ्लुएंस रखती है सेकंड लेयर पर, सेकंड थर्ड पर एंड सो ऑन। कि जो हमारे पास ये लेयर है V1 वाली, इसका रिटार्ड इन्फ्लुएंस होगा V2 पर, V2 वाली लेयर का V3 और V3 वाली का V4 पर। और इस तरह अगर हम मज़ीद लेयर्स लें तो इसी तरह आगे ये रिटार्डेड इन्फ्लुएंस शो करेंगी। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए हम विस्कोसिटी को कुछ इस तरह भी कह सकते हैं कि विस्कोसिटी रिटार्डिंग इन्फ्लुएंस है जो कि एक्सर्ट किया जाता है एक मॉलिक्यूल की एक लेयर से दूसरे मॉलिक्यूल की लेयर पर या दूसरे मॉलिक्यूल पर इंटरनल फ्रैक्शन की वजह से। सही, विस्कोसिटी क्या है, रिटार्डिंग इन्फ्लुएंस एक्सर्ट बाय वन मॉलिक्यूल ऑन वन लेयर ओवर द अदर मॉलिक्यूल ड्यू टू इंटरनल फ्रैक्शन। तो ये हुआ हमारा विस्कोसिटी का। इसमें हमने जाना है कि विस्कोसिटी क्या होती है। तो विस्कोसिटी रिटार्डिंग इन्फ्लुएंस होता है या रेजिस्टेंस होती है फ्लूइड के दरमियान, जो कि मतलब वेलोसिटी, जिस पर वेलोसिटी डिपेंड करती है। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, जैसे कि शहद ले लें तो शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा है शहद की, लेकिन मूवमेंट क्या है, कम है। इसी तरह पानी ले लें, पानी की विस्कोसिटी कम है और वेलोसिटी ज़्यादा है। तो हम को यूँ कह सकते हैं कि जो हमारे पास विस्कोसिटी और वेलोसिटी का जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप है, एक ज़्यादा होगी तो दूसरी कम होगी। ठीक है, अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी और अगर विस्कोसिटी कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। सही, ये हुआ क्लियर। इस नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो पैरा कोर है। तो पैरा कोर क्या है देखते हैं अपने इस टॉपिक में। तो 1923 में एक साइंटिस्ट थे मैकलियार्ड, उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया था सरफेस टेंशन और डेंसिटी के दरमियान। उन्होंने क्या रिलेशनशिप दिया था कि सरफेस टेंशन इज़ इक्वल टू C इंटू D माइनस D की पावर 4। यहाँ पे जो हमारे पास D है वो डेंसिटी वाटर की है और जो कैपिटल D वो वाटर की डेंसिटी है, और जो हमारे पास स्मॉल d है ना वो हमारे पास किसकी डेंसिटी है, वाटर वेपर की, और C हमारे पास पैरा कोर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया है सरफेस टेंशन के, यहाँ के आके लेफ़्ट साइड पर ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो R डिवाइडेड बाय C इज़ इक्वल टू D माइनस D इंटू 4। ये हमने रीअरेंज किया थोड़ा सा इस इक्वेशन को। ठीक है, फिर क्या हुआ है, जो पावर उधर है ना वो इधर आकर इन्वर्स में आ जाएगी। RC1/4 इज़ इक्वल टू D माइनस कैपिटल D माइनस स्मॉल d। तो फिर हमने क्या किया, इस पूरी वैल्यू का इन्वर्स ले लिया दोनों साइड से। तो जब हम इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास ये लेफ़्ट साइड वाली जो हमारे पास इक्वेशन है वो उल्ट हो जाएगी। सरफेस टेंशन गैमा डिवाइडेड बाय C है, तो C डिवाइडेड बाय गैमा 1 की इंटू 1/4 इज़ इक्वल टू, तो हमारे पास ये वैसे है तो इन्वर्स में लेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 1/D इंटू माइनस D माइनस D आ जाएगा। तो क्या हुआ, ये हमारे पास ये इक्वेशन हमें दी थी मैकलियार्ड ने 1923 में, ये 23 में ये वाली इक्वेशन, ये वाली वैल्यू। ठीक है, जो लास्ट पे। फिर 1924 में सैजन थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया कि जो वैल्यू दी थी उन्होंने C इज इक्वल टू MR डिवाइडेड बाय D माइनस 1, उनको क्या किया कि उसको मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दिया। पैरा कोर के कांस्टेंट को उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया M से। सही, और यहाँ पे जब उन्होंने मल्टीप्लाई किया इसको तो MC
इंटू 1/4 को किसकी इक्वल कर दिया, पी के। एम सी इंटू 1/4 इज इक्वल टू पी, तो ये पैराकोर की इक्वल हो गया। और हमने यहाँ पे वैल्यू ली थी एम सी इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई आर की पावर 1/4 इंटू डी माइनस डी था। तो क्या होगा, ये हमारे पास हमने ये लिया था ना, तो हमने यहाँ पे जस्ट सी को अगर लेना है, ये हमारे पास वैल्यू थी ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जस्ट सी को इस साइड पे रखना है, तो सी यहाँ पे रहेगा और ये जो हमारे पास गैमा है ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो गैमा 1/4 इंटू डी माइनस डी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन यहाँ तक रही सही। फिर सजन ने इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की और इसको एम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। और इस इक्वेशन में एम सी की पावर 1/4 को हमने पैराकोर की इक्वल किया है, ठीक है। जब पैराकोर की इक्वल करेंगे तो दूसरी साइड पे भी एम मल्टीप्लाई होगा, तो पैराकोर इज इक्वल टू एम गैमा 1/4 डिवाइडेड बाय डी माइनस डी। अब जो हमारे पास डेंसिटी डी कैपिटल है वो डेंसिटी है वाटर की, और जो डी स्मॉल है वो वाटर वेपर की डेंसिटी है। तो वाटर वेपर की जो डेंसिटी है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में है, तो ये इग्नोर हो जाएगी, मीन इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो फिर हम क्या कर लेंगे कि पैराकोर को इक्वल कर लेंगे एम आर की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय डी। तो यहाँ पे हमारे पास स्मॉल डी जो है वो ख़त्म हो गया और ये इक्वेशन आई। और इस इक्वेशन में हमने कहा कि जो हमारे पास एम बाय डी है वो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम की इक्वल है, वी एम के इक्वल है। तो जब हम इसको वी एम की इक्वल कर लेंगे तो यहाँ पे पहले वाली इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो पैराकोर ये वाली यहाँ पे पुट करेंगे तो पैराकोर हमारे पास क्या आ जाएगा, पैराकोर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू वी एम, और जो हमारे पास सरफेस टेंशन गैमा है 1/4 आ जाएगा। अब अगर हम ले लेते हैं गैमा को 1 की इक्वल के, हमारे पास जो गैमा है या सरफेस टेंशन है वो 1 है, तो क्या होगा, हमारे पास पैराकोर जो होगा वो वी एम के इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं किसी भी पैराकोर, किसी भी लिक्विड का पैराकोर मोलर वॉल्यूम की इक्वल होता है जब सरफेस टेंशन हमारे पास कितनी होगी, यूनिटी होगी, 1 होगी, ठीक है। ये था हमारा पैराकोर तक। ये हमने 2 टॉपिक आज पढ़े, एक विस्कोसिटी और पैराकोर, ठीक है, लिक्विड के पैराकोर क्या होता है और विस्कोसिटी क्या होती है। तो चलें फिर इसको, होप सो आपको समझ आ गया होगा, इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि विस्कोसिटी क्या होती है, तो हमने कहा था ये रिटार्डेड इन्फ्लुएंस होता है किसी भी लिक्विड की लेयर पर, एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड पर या एक लेयर का दूसरे लेयर पर। तो इसके लिए हमने एग्जांपल ली थी किसकी, वाटर की ली थी, और दूसरी किसकी ली थी, हनी की ली थी। तो हमने कहा था कि हम कंपेयर कर लेते हैं ना इन दोनों के विस्कोसिटी को, और जब हमने कंपेयर किया था विस्कोसिटी को दोनों की, तो हमने देखा था कि जो हमारे पास हनी था उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा थी, उसकी क्या थी, विस्कोसिटी ज़्यादा थी। क्यों ज़्यादा थी, क्योंकि उनके दरमियान रेजिस्टेंस जो थी ना हनी की मॉलिक्यूल के दरमियान वो ज़्यादा थी, और जब उनके दरमियान रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो क्या होगा, विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी और उनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे, ठीक है। अगर हम दोनों को एक साथ अंडेलें वाटर, एक बाटल से वाटर को और हनी को, तो क्या होता है कि हनी जल्दी से वो वाटर जल्दी जल्दी मूव करता है और हनी जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है। तो इस तरह क्या होगा कि दोनों की विस्कोसिटी को हम देख सकते हैं कि अगर विस्कोसिटी ये दोनों में से हम कंपेयर किया तो हमें पता चला कि जिस शय की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है उसकी वेलोसिटी कम होती है, और जिसकी विस्कोसिटी कम होगी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। यानी इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। फिर हमने बात की थी कि अब हम एक किसी नहर में कूद जाएं या कुछ इस तरह की हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लें, तो जो सबसे लोअर लेयर होगी उसकी वेलोसिटी कम होगी, फिर उससे ऊपर वाले की थोड़ी ज़्यादा, तो इस तरह होगा। फिर हमने विस्कोसिटी की टाइप देखी थी, तो हमने 2 टाइप देखी थी, एक लैमिनर विस्कोसिटी थी
एक लैमिनर विस्कोसिटी थी और दूसरी हमारे पास कौन सी थी, टर्बुलेंट विस्कोसिटी। तो लैमिनर विस्कोसिटी में हमने देखा था कि जब फ्लूइड एक लेयर की फॉर्म में मूव कर रहे होते हैं तो वो विस्कोसिटी जो होती है उसे हम लैमिनर विस्कोसिटी कहते हैं। दूसरी हमने टर्बुलेंट विस्कोसिटी की बात की थी, तो हमने कहा था कि जब फ्लूइड जो लिक्विड होता है ऐसी मूव कर रहे होते हैं, उनकी कोई ख़ास लेयर नहीं होती, ऐसी पैरेलल कोई पैरेलल वे नहीं होता, तो उसको हम टर्बुलेंट विस्कोसिटी कहते हैं। फिर हमने कहा था कि अगर हम हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लें या हॉरिजॉन्टल, तो हम कुछ इस तरह का रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं कि V1 स्मॉलर होगा V2 से, V2 V3 से वेलोसिटी के दरमियान, और V3 स्मॉलर होगा V4 से। फिर हमने बात की थी कि अगर हम ये इसी तरह हॉरिजॉन्टल सरफेस करें तो जो हमारे पास सबसे लोअर वाली सरफेस होगी ना, जो टच कर रही होगी इसको, लोअर वाली लेयर सरफेस को टच कर रही होगी, मीन ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये लोअर लेयर है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। ये देखा था। फिर हमने कहा था कि जो हमारे पास लेयर होती है, हर लेयर दूसरी लेयर पर रिटार्डेड इन्फ्लुएंस रखती है, फर्स्ट वाली सेकंड पर, सेकंड वाली थर्ड पर, और इसी तरह सब लेयर। फिर हमने विस्कोसिटी को एट द एंड कुछ इस रिलेशनशिप को लेकर डिफाइन किया था कि रिटार्डिंग इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल ऑन वन लेयर ओवर द अदर मॉलिक्यूल ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन। फिर हमने पैराकोर देखा था कि पैराकोर क्या होता है। हमने कहा था कि ये 1923 में मैक्लियार्ड ने रिलेशनशिप दिया था सरफेस टेंशन और डेंसिटी को। फिर उसमें क्या कहा था उन्होंने, ये इक्वेशन दी थी, इस इक्वेशन को हमने डिस्कस किया है कि, और फिर इसको रीअरेंज करके हमने कुछ रिलेशनशिप निकाला था। फिर हमने देखा था कि 1924 में सर्जन ने उसी रिलेशनशिप को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मास से, कांस्टेंट को। पैराकोर हमने यहाँ कहा था ना कि सी क्या होता है, पैराकोर कांस्टेंट, तो उन्होंने क्या किया कि पैराकोर कांस्टेंट को मोलर मास से मल्टीप्लाई किया और उसको पैराकोर की इक्वल किया। उन्होंने क्या ये रिलेशनशिप दिया, MC1/4 को पैराकोर की इक्वल किया, और पैराकोर इक्वल होता है M gamma 1/4 डिवाइडेड बाई D माइनस डी। डेंसिटी कैपिटल वाटर की और स्मॉलर जो है वाटर वेपर की। तो जो हमारे पास वाटर वेपर की डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, तो इस डेंसिटी को हमने कर दिया इग्नोर, और जब हम इग्नोर करेंगे तो हमारे पास जस्ट वाटर की डेंसिटी होगी। और वाटर की डेंसिटी में हमने कहा था कि जो हमारे पास MD होता है, मैस ओवर डेंसिटी मोलर वॉल्यूम की इक्वल होते हैं VM के। और जब हम M/D की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास पैराकोर कुछ इस तरह आ जाएगा कि पैराकोर इक्वल है VM gamma 1/4, ठीक है। और फिर हमने क्या किया कि गैमा को 1 की इक्वल कर दिया, और जब हम गैमा को 1 की इक्वल करेंगे तो हमारे पास पैराकोर किस की इक्वल हो जाएगा, VM की, क्योंकि इसकी 1 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई होके VM की। तो फिर हम कुछ इस तरह कह सकते हैं कि हमारे पास पैराकोर ऑफ लिक्विड क्या होता है, मोलर वॉल्यूम की इक्वल होता है। कब, जब हमारे पास सरफेस टेंशन यानी कि जो हमारे पास हमने गैमा लिया था ना उसकी वैल्यू 1 होगी, तो क्या होगा कि पैराकोर लिक्विड का मोलर वॉल्यूम की। तो हमने एट द एंड ये कंक्लूजन लिया कि पैराकोर ऑफ लिक्विड इज मोलर वॉल्यूम व्हेन द सरफेस टेंशन इज यूनिटी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक लिक्विड से रिलेटेड, और ये होप सो आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी बात या कुछ भी आपको नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।